हाय एवरीवन, मैं रावत चौधरी आप सबका एक बार पुनः स्वागत अभिनंदन। आज हम आपका जो सेकेंड बुक है उसमें जो नौवां चैप्टर था, नाइन्थ चैप्टर ऑप्टिक्स वाला, जिसमें कि आप लोगों ने मिरर एवं लेंसेज के बारे में और उसके बाद स्नेल का रूल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ा है। उससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो मेरे ख्याल से आप सब लोगों को इसका ये वाला जो सूत्र है वो पता होगा कि वक्रता त्रिज्या है वो दुगनी होती है किसकी, फोकस दूरी की दुगनी होती है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि केवल और केवल ये सूत्र मिरर्स के लिए, दर्पण के लिए ही उपयोगी है। ऐसा कोई सूत्र लेंसेज के लिए काम नहीं करता है। लेंसों के लिए ऐसा कोई सूत्र काम नहीं करता है, इस बात का आप ध्यान रखें। यानी लेंस के लिए इस प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, अगर बनता है तो वो गलत है। लेंस के लिए इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर बन सकता है कि जिसमें कि आपको 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u का यूज़ करते हुए कोई दो क्वांटिटीज़ दे दी जाएगी और तीसरी पूछी जाएगी। लेकिन लेंस में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि जिसमें केवल आपको फोकस दूरी या फिर वक्रता त्रिज्या दे दी गई हो और फिर इन दोनों में से किसी एक को पूछा जाए। तो ये केवल और केवल मिरर में ही बनेगा। तो यहाँ पे आपको वक्रता त्रिज्या दे दी गई है 40 सेंटीमीटर, तो आप रख लीजिए 40 सेंटीमीटर 2f। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि f बराबर होगा 40/2 सेंटीमीटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में बदल के लिखना चाहें तो 100 का भाग दे दीजिए, तब जाके ये आपका 0.2 मीटर बन जाएगा। तो ये था आपका पहला प्रश्न। अगला है, किसी बिंब को 60 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दे दी गई है। पहले वे चीज़ें हमें लिख लेनी चाहिए जो दे रखी है। यहाँ पे r बराबर 60 सेंटीमीटर है, यानी f इसका आधा होगा जो कि 30 सेंटीमीटर होगा। और कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, ये भी महत्वपूर्ण है। के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। सामान्यतः ध्यान रखने वाली बात यह है कि सामान्यतः वस्तु की दूरी u, जिसको हम लिखते हैं वस्तु की दूरी, जिसको कि u से दर्शाते हैं, वो नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरण है वस्तु से ही निकलती है, वस्तु से निकल के दर्पण या लेंस की ओर आगे बढ़ेगी। तो हमारा जो कन्वेंशन है, जो परिपाटी है, वो कुछ इस प्रकार की है। इस प्रकार के सवालों में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन इस टाइप के सवालों को करने के दो ही तरीके हैं। राज ये है कि आपको दो चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। पहली तो ये कि जो भी दूरियां नापी जाएगी वो मूल बिंदु से नापी जाएगी, यानी दर्पण के अंदर या लेंस के अंदर जिसको हम पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, उसको हम ओरिजिन मानेंगे, मूल बिंदु मानेंगे, उसको 0,0 मानेंगे। उसके सापेक्ष सारी दूरियां नापी जाती है। उससे आप पीछे की तरफ नापेंगे या आगे की तरफ नापेंगे तो दूरियां हमेशा मूल बिंदु से नापी जाती है। और दूसरा राज ये है कि दूरी है वो किरण के सापेक्ष नापी जाएगी। किरण कहाँ से निकलती है? वस्तु से निकलती है। और वस्तु से किस दिशा में आगे बढ़ेगी? लेंस या दर्पण की दिशा में आगे बढ़ेगी। अगर ये दो चीज़ें आपके दिमाग में हैं तो आप सारे क्वेश्चंस इस प्रकार के कर पाएंगे। और तीसरी बात यह है ध्यान रखने वाली कि इस प्रकार के सवाल जब भी दिए जाएं तो जो जो क्वांटिटीज़ आपको दे रखी है उनको विद साइन, चिन्ह के साथ रखना है। नेगेटिव है या पॉजिटिव, उसके साथ रखना है। एवं जिसको ज्ञात करना है उसको उसका चिन्ह है वो बदलना नहीं है। चिन्ह उसका अपने आप सॉल्व करने के बाद जो लास्ट में उत्तर में आएगा वही रहेगा। पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, उस पर डिपेंड करेगा जो भी आपका जिस हिसाब से क्वेश्चन बनेगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, एक बार पुनः बता देता हूँ कि जो जो राशियाँ आपको दे रखी है उनको उस दर्पण या लेंस के हिसाब से चिन्ह के साथ रखना है। एवं जिस राशि को निकालना है उसका चिन्ह हमें पहले से नहीं बदलना है। लास्ट में उत्तर में जो भी चिन्ह बन रहा है वही उसका आंसर होगा। लेकिन सामान्यतः वस्तु की दूरी u है वो नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि वस्तु से प्रकाश की किरण लेंस या दर्पण की तरफ जाएगी, यानी मूल बिंदु की तरफ जाएगी, और दूरी मूल बिंदु से
वस्तु की तरफ नापेंगे तो ऑब्वियसली वो किरण के विपरीत ही बनेगी, क्योंकि किरण के सापेक्ष दूरियां नापी जाती है। किरण की दिशा में है तो धनात्मक है, और किरण कहाँ से निकलेगी, वस्तु से निकलेगी। अगर किरण के विपरीत नाप रहे हैं तो ऋणात्मक, किरण की दिशा में ही आगे नाप रहे हैं तो धनात्मक। ये 3-4 चीजें इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए जरूरी थी। अब बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति ज्ञात कीजिए। यहाँ पे चूंकि हमें F एवं U दोनों बता दिए हैं। अब ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो दर्पण का प्रकार किस भाई कोई दर्पण किस टाइप का होगा, ये निर्धारित होता है कि उस पे रिफ्लेक्शन या परावर्तन किस सतह से हो रहा है। अगर अवतल टाइप वाली सतह से हो रहा है, अवतल यानी अंदर की ओर धसी हुई, याद रखने का तरीका, अवतल यानी अंदर की तरफ धसी हुई, और उत्तल यानी उभरी हुई, बाहर की तरफ उभरी हुई। तो ये जो सतह है ये आपकी उत्तल होगी, और ये वाली जो सतह अंदर की तरफ धसी हुई ये क्या होगी, ये आपकी अवतल होगी। तो अवतल को याद रखने का तरीका क्या है, अंदर की तरफ धसी हुई, और उत्तल को याद रखने का तरीका है ऊपर की तरफ उभरी हुई। ऊ फॉर ऊ और ए फॉर ए। तो ये है तरीका इनको याद करने का। अब जिस प्रकार की सतह से परावर्तन हो रहा है उसी सतह के आधार पे क्या रख देंगे, नाम रख देंगे। यानी कि अवतल दर्पण है तो अवतल सतह से क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। तो बना लीजिए, यानी इसकी उत्तल सतह पे, उभरी हुई सतह पे क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे, तभी तो दर्पण बनेगा। दर्पण होने के लिए आवश्यक है परावर्तन। दर्पण किस सिद्धांत पे काम करता है, परावर्तन के सिद्धांत पे। वहीं लेंस किस सिद्धांत पे काम करता है, अपवर्तन के सिद्धांत पे। तो लेंस है वो पारदर्शी होता है, उसके अंदर से किरणें दूसरे माध्यम में चली जाती है तो अपवर्तन हो जाता है। इसमें क्या होता है, उसी माध्यम में लौट आती है तो परावर्तन होता है। और परावर्तन होने के लिए क्या आवश्यक है, पीछे की तरफ पॉलिश कर दी, पॉलिश करेंगे तो उससे परावर्तन हो जाएगा। अब बना लेते हैं क्या क्या चीजें दे रखी है। इसने दे रखा है कि दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर क्या रखा गया है, मान लीजिए ये आपका U है, और U सामान्यतः नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि वस्तु यहाँ रखी गई है, मान लीजिए यहाँ मैंने वस्तु रखी, तो इससे किरण इस दिशा में आगे बढ़ेगी। और नापेंगे कहाँ से, 0,0 से पीछे की तरफ ऐसे नापेंगे। मैंने बता दिया मूल बिंदु के सापेक्ष ही नापना होता है। तो नापेंगे तो U अपने आप इन जनरल है वो नेगेटिव आएगा, चाहे कोई सा ही दर्पण हो, कोई सा ही लेंस हो। ठीक, U ये आपका 20 सेंटीमीटर, यानी U आपका नेगेटिव में है 20 सेंटीमीटर। ठीक, और दूसरा अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण का फोकस इसी दिशा में होगा। ठीक, अब इसका कितना है, 30 सेंटीमीटर है, यानी कि इससे थोड़ा दूर ये 20 सेंटीमीटर है तो इसका आधा और बढ़ा लीजिए, यानी यहीं कहीं इसका क्या आएगी, फोकस दूरी आएगी। और ये आपका कितना बनेगी, ये बनेगी 30 सेंटीमीटर। अब किसी को याद है वो तो सीधा ही पता कर लेगा। भाई प्रतिबिंब की अलग अलग स्थितियां याद है तो आप सीधा कर पाएंगे। क्या तरीका होता है, अनंत पे वस्तु होती है तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, छोटा बनता है। अवतल दर्पण है तो वास्तविक बनता है, ठीक, और वास्तविक है तो उल्टा बनता है। ये सारी चीजें, और फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच में तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच में बनेगा। ठीक, और इसी प्रकार से वक्रता केंद्र के ऊपर ही वस्तु रख दी गई है तो वक्रता केंद्र पे ही प्रतिबिंब बनेगा और उसी आकार का बनेगा। ठीक है, जब वस्तु दूर थी तो प्रतिबिंब छोटा था, जब वस्तु पास में आती जाएगी तो प्रतिबिंब बड़ा होता जाएगा। और वस्तु को फोकस में रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, और वस्तु को फोकस एवं ध्रुव के बीच में रखेंगे तो एकमात्र ही स्थिति है जबकि अवतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब है वो आभासी बनता है। वो एक ही स्थिति है जिस टाइम हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, ध्रुव एवं फोकस के बीच में। ये आपका फोकस है, ये ध्रुव है, इनके बीच में कहीं पे रखेंगे तब जाके प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। और आभासी बनेगा मतलब सीधा बनेगा, और चूंकि वस्तु पास में है, ध्रुव के पास में है ना, पास में तो बड़ा बनेगा। तो एकमात्र स्थिति है जिसमें कि आभासी एवं आभासी बड़ा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण के केस में, जबकि हम वस्तु को कहाँ रखें, फोकस एवं ध्रुव के बीच में। ठीक, ये सारी चीजें। अब इसका एफ तो दिख ही रहा है भाई, एफ इधर की तरफ ही नापेंगे ना, तो अवतल दर्पण का एफ फिक्स होता है, नेगेटिव होता है। वहीं उत्तल दर्पण का एफ है फिक्स होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि उसका एफ इस दिशा में बनता, बाकी सारी चीजें बदलती रहती है। ठीक, तो एफ आपका नेगेटिव में 30 सेंटीमीटर। अब दर्पणों के लिए आप सूत्र जानते हैं, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। मान रख दीजिए 1/-30 बराबर 1/-20 प्लस 1/v। जिन जो चीज़ें दे रखी थी उनका चिन्ह बदल के लिख दिया, जो नहीं दे रखा है उसको एज इट इज रख दिया, चिन्ह नहीं बदला। तो यहाँ से
1/v बराबर 1/20 माइनस 1/30, इसका एलसीएम 60, तो ये 3 माइनस 2 1/60। यहाँ से v बराबर क्या आ रहा है 60 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हमारे लॉजिक से देखिए, वस्तु कहाँ रखी हुई है, वस्तु फोकस एवं ध्रुव के बीच में रखी हुई है, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। और सीधा और क्या बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, यानी कि दर्पण के पीछे इधर इधर बनेगा। तो इधर कहाँ चल रहे हैं हम, किरण की दिशा में चल रहे हैं। वी कैसा आना चाहिए था, पॉजिटिव आना चाहिए था। और देखिए क्वेश्चन के अंदर भी वी कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो आधी चीजें तो आप, अगर आपको दर्पण बनाने का तरीका, दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनाने का तरीका पता है, वो सारे पैटर्न याद है आपको कि वस्तु को कहाँ पे रखते हैं तो कैसा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे जैसे कि इस क्वेश्चन में पहले ही पता चल गया कि वस्तु को हमने, भाई फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, यू 30 से कम है, इसका मतलब फोकस एवं ध्रुव के बीच में। और फोकस एवं ध्रुव के बीच जब भी अवतल दर्पण में वस्तु रखते हैं तो क्या होता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। एक ही केस है जिसमें कि सीधा प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण के केस में। और सीधा, और अब बड़ा है छोटा है, वस्तु पास में, भाई फोकस एवं ध्रुव के बीच में तो वस्तु तो दर्पण के ठीक पास में आ गई, इसका मतलब बड़ा ही बनना चाहिए। और ये देखिए v ज्यादा ही आ रहा है। अब आप ज्ञात कीजिए आवर्धन क्या होता है, -v/u। माइनस v का आपका चिन्ह है 60, u का चिन्ह है आपका माइनस में 20, ये रख दिया माइनस में 20, m अपने आप पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। m पॉजिटिव आ रहा है मतलब प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है। और v बड़ा है u से, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा है, बड़ा है। v/u है, ऊपर वाली राशि बड़ी नीचे वाली छोटी, इसका मतलब ओवरऑल क्या होगा, बड़ी राशि है, ऊपर वाली नीचे वाली छोटी है, तो वो एक से बड़ा बनेगा। और एक से बड़ा है, इसका मतलब प्रतिबिंब वस्तु का जितना आकार था उससे कहीं बड़ा बनेगा। ठीक, ये सारी चीजें, अगर ये थोड़ा सा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं वो पता हो तो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करना है वो थोड़ा आसान हो जाता है। यहाँ से आपका +3 आ रहा है m। ठीक, अब आप प्रकृति बता सकते हैं, प्रकृति आप पहले से ही बता सकते थे। कैसे पता किया, u वस्तु कहाँ पे रखी हुई है, वस्तु अगर फोकस एवं ध्रुव के बीच में, तो पहले से ही पता चल गया क्या होगा, बड़ा होगा, आभासी होगा। ठीक है, ये सारी चीजें, तो यही पूछा था, प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति ज्ञात कीजिए। तो आभासी प्रतिबिंब था और स्थिति हमने ज्ञात कर दी, v बराबर 60, और बड़ा आ रहा है क्योंकि v है वो u की तुलना में, और कितना बड़ा है, 3 गुणे बड़ा है। तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। किसी बिंब को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने रखा गया, इस दर्पण द्वारा इस बिंब का 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण से बिंब की दूरी परिकलित कीजिए। ठीक, अवतल दर्पण है, फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। किस में लिखेंगे, नेगेटिव में, क्योंकि अवतल की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। इस दर्पण द्वारा इस बिंब का 3 गुना है और वास्तविक है। इस बार बात नोट करने वाली है कि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, और कितना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है। देखना पड़ेगा कि वस्तु कहाँ पे रखी हुई है। ठीक, तो याद दिला देता हूं मैं आपको कि ये आपका अवतल दर्पण, जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र से दर्पण की ओर लाते हैं तो आकार बढ़ता है। ठीक है, वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच में रखते हैं तो आकार बड़ा आता है, फोकस पे रखते हैं तो वस्तु कहाँ चली जाती है, अनंत पे, और वहां पे भी बहुत बड़ा आकार बनता है। ठीक, और फोकस एवं ध्रुव के बीच में रखते हैं तो वो वास्तविक नहीं रहता, वो आभासी हो जाता है। यानी हमारे पास एक ही चॉइस है, हम वस्तु को कहाँ रख सकते हैं, वस्तु को रख सकते हैं वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच में। ठीक, ये सारी चीजें, तो ये आपका f इससे दुगनी पे आपका होगा वक्रता केंद्र। ठीक, दुगने पे ही होगा क्योंकि दर्पणों के लिए वो सूत्र लागू है जिसमें कि वक्रता त्रिज्या है वो किसकी दुगनी होती है, फोकस दूरी की। ठीक, अब वस्तु को हम यदि यहाँ पे रखें तो क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और बड़ा बनेगा। क्यों, क्योंकि अगर वक्रता केंद्र से इधर वस्तु है तो प्रतिबिंब बनेगा छोटा और वो बनेगा इस यहाँ इनके बीच में कहीं। और अगर वस्तु C और ध्रुव के बीच में है तो प्रतिबिंब इधर बनेगा और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। C है आपका टर्निंग पॉइंट, C के ऊपर वस्तु का प्रतिबिंब बराबर, C से दूसरी तरफ अनंत की तरफ तो प्रतिबिंब छोटा, और C एवं ध्रुव के बीच में या C से दर्पण की तरफ वस्तु है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा क्योंकि वस्तु पास में आ गई। ठीक, तो यहां पर आपको m दे रखा है, वास्तविक प्रतिबिंब है तो m आपका नेगेटिव आएगा। ठीक, तो m का मान नेगेटिव में रख लीजिए, कितना, 3, और -v/u ये आपका सूत्र होता है m का। तो यहाँ से v बराबर क्या बनेगा, 3u।
ये आपने m बराबर माइनस वी अपॉन यू से, और जो चीज़ें ज्ञात करनी है उनका चिन्ह बदलना नहीं। इस बार v एवं u एक दूसरे के पदों में दे रखे हैं तो दोनों का चिन्ह नहीं बदलना है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक, 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। 1 अपॉन एफ क्या होगा, माइनस 1 अपॉन 15, और 1 यू तो शायद आपको ज्ञात करना है, बिंब की दूरी तो ठीक है, तो v की जगह u को रख लेते हैं 3u प्लस 1 अपॉन यू। तो ये कितना होगा, माइनस 1 अपॉन 15 बराबर 3u आपका एलसीएम आ जाएगा, तो ये 1 प्लस 3 यानी 4/3u। यहाँ से ये कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा, उल्टा कर लीजिए, 15 बराबर 3u अपॉन 4, यानी कि 60 में 3 का भाग, u बराबर ये नेगेटिव में आएगा, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। ठीक भी है, कैसे ठीक है, समझने वाली बात। f कितना था, 15 सेंटीमीटर, ओके। ठीक, मैंने क्या बोला था कि वास्तविक प्रतिबिंब है और बड़ा है, तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि वस्तु को कहाँ रखना है, और देखिए आंसर में भी वही आ रहा है। कैसे, u कितना है, -20, माइनस में है मतलब वस्तु को इधर ही कहीं रखा गया है। भाई माइनस किधर होगा, जीरो से इधर बढ़ेंगे तभी तो माइनस आएगा, जीरो से इधर बढ़ेंगे तो वो प्लस होगा, क्योंकि वो वस्तु किरण की दिशा में, और किरण की विपरीत दिशा में रखेंगे। तो अगर लेंस को आपने इस टाइप से बनाया तो आपके पास एक ही चॉइस है कि आप वस्तु को इधर रखेंगे, ठीक है। और 20 सेंटीमीटर आ रहा है, और c कितना था, 30 और 15 के बीच में सारी संख्याएं हैं वो संभव थी, और ये कितना आ रहा है, 20 सेंटीमीटर, यानी कि आपका f के थोड़ा नज़दीक है, लेकिन c एवं वक्रता केंद्र एवं फोकस दोनों के बीच में। तो यहाँ कहीं आप मान सकते हो कि ये आप पे, यहाँ पे कहीं वस्तु आपकी रखी गई थी, ये आप मान सकते हो कि 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें इसमें पहले से ही दे रखी है, ठीक है ना। आवर्धित प्रतिबिंब है, वास्तविक है, उनसे हमने पता कर लिया कि वस्तु को कहाँ पे रखना है। तो वही तो कि आपको अगर दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनाने वाले जो प्रारूप थे वो पता है, तो आप आसानी से किसी भी न्यूमेरिकल को भी उन ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। उस माध्यम में प्रकाश के वेग की गणना करो जिसका क्रांतिक कोण 30 डिग्री है। ये आपका स्नेल के नियम से संबंधित क्वेश्चन है। स्नेल का नियम ये होता है n2/n1 साइन आई अपॉन साइन आर। n2 आपका दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है और n1 आपके पहले माध्यम का अपवर्तनांक है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की एक शर्त है, क्रांतिक कोण हम किसके लिए डिफाइन करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की एक शर्त ये होती है कि किरण है वो सघन से विरल माध्यम में जानी चाहिए, ठीक है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब भी होता है तो किरण कहाँ से कहाँ जाती है, किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है। क्यों, क्योंकि ये फिक्स होता है, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक गुणा कोण उसका साइन, ये क्या होता है, नियत होता है, ठीक है ना। स्नेल के नियम को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक गुणा उसमें जो भी कोण बनेगा वो नियत होता है, ठीक है। आप स्नेल के नियम के वहाँ पे मतलब स्नेल वाले नियम के केस में इसको ऐसे पढ़ लेते हैं कि आई तो बनता है आपके किस माध्यम के लिए, पहले माध्यम के लिए, ठीक है ना। वन वाले माध्यम में आपका आपतन कोण बनता है, पहला माध्यम जिसमें माना जिससे कि किरण दूसरे के अंदर जा रही है उसको आपने पहला माध्यम माना है, और जिसमें दूसरे में जिसमें अपवर्तन होता है उसको आपने दूसरा माध्यम माना हुआ, तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिसमें कोण ज़्यादा होगा उसमें अपवर्तनांक कम होगा। और अब होता क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में कि अपवर्तन कोण इतना बढ़ जाता है कि फिर वो अपवर्तन होता ही नहीं है, वो क्या हो जाता है, पूरा ही पूरा परावर्तित हो जाती है किरण। अब अपवर्तन कोण बढ़ा है तो इसका मतलब वो माध्यम में n कम होना चाहिए, और n कम होने का मतलब क्या है, विरल, ठीक है ना। यानी दूसरा माध्यम है वो विरल होगा, किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है। बाधा के लिए माफी चाहता हूँ, पुनः वही कि n एवं साइन करना है कोण का, वो आपके हमेशा गुणा नियत रहेगा, ठीक है। ये बात जो भी जैसे भी आपको जिस रूप में याद रहे याद रखना है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है
कि उस माध्यम में प्रकाश के वेग की गणना करो जिसका क्रांतिक कोण, और क्रांतिक कोण किसका बनता है, आई कोण किस में बनता है आपके हिसाब से, पहले माध्यम में, ठीक है ना। तो इसको मैं, और उस टाइम आर आपका कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और आई क्या होगा, या तो आई सी होगा क्रांतिक कोण होगा, या फिर क्या होगा, क्रांतिक कोण से बड़ा होगा, ठीक। क्योंकि जैसे जैसे आई बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपका आर भी बढ़ता है, ये भी एक कंसेप्ट है, ठीक है। आर 90 कर लीजिए तो N2/N1 बराबर आपका साइन आई को कर लीजिए क्या, आई सी या क्रांतिक कोण कर लीजिए, और ये आपका 1 हो जाएगा। अब पूछा क्या है, उस माध्यम में प्रकाश के वेग की गणना करो जिसका क्रांतिक कोण 30 डिग्री है। तो उस माध्यम में क्रांतिक कोण होता है किस में, पहले वाले माध्यम में, ठीक है ना। तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग की गणना करनी है, यानी आपको पहले वाले माध्यम का अपवर्तनांक पता होना चाहिए। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, N1/N2 बराबर ये आपका 1/sin आई सी। तो इसको N12 लिख लीजिए, और ये आपका 1/sin आई सी, और यहाँ पर आपको पहले माध्यम का अपवर्तनांक पता चल गया दूसरे के सापेक्ष, पहले माध्यम का दूसरे के सापेक्ष है, ध्यान रखना, ये पहले का एब्सोल्यूट अपवर्तनांक नहीं है बल्कि पहले का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। अब दूसरा मान लीजिए एयर है, तो मामला अपने आप सेट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दूसरा क्या होना चाहिए, विरल होना चाहिए, पहले वाला सघन होना चाहिए। पहले वाला मान लीजिए कांच है, दूसरा एयर है, तो भी सेट है, और एयर का कितना होता है 1, तो वो अपने आप किसका आ जाएगा, आपके पहले माध्यम का ही आ जाएगा। दूसरे वाला विरल होना चाहिए, दूसरे वाले में मान लीजिए एयर है और पहले वाला कांच या वाटर है, तो अपने आप ही एयर का 1 होता है, तो अपने आप ही जो N1/N2 करेंगे तो N2 तो 1 है, तो वो अपने आप ही N1 ही आ जाएगा। तो इसको आप N1 ही कह सकते हैं, ठीक है ना। तो N1 लिख लीजिए, और ये 1/sin आई सी, आई सी का मान आपके यहाँ 30 डिग्री, तो 1/sin 30 डिग्री कितना होता है, 1/2, यानी कि ये 2 आ गया, ठीक। अब वेग निकालना है, तो वेग किसी माध्यम में क्या होता है, सी के अंदर उसका अपवर्तनांक का भाग दे दीजिए, 3 × 10⁸ में किसका भाग दीजिए, 2 में, तो 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्योंकि माध्यम जितना सघन, लाइट उतना ही स्लो चलेगी, प्रकाश उतना ही धीमे चलेगा, क्योंकि 1/n के अनुसार चलता है। अगला है 1.55 अपवर्तनांक के कांच से कोई उभयोत्तल लेंस बनाया जाता है जिसके दोनों फलकों की वक्रता त्रिज्या समान है। यदि इस लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो आवश्यक वक्रता त्रिज्या। इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ये वाला सूत्र पता होना चाहिए। तो ये सूत्र है जो ये है कि 1/f, ठीक, यहाँ होता है NL/NM, इन सब का मैं मतलब बताऊंगा, -1 1/R1/R2, ठीक। NL तो क्या है, लेंस का अपवर्तनांक। लेंस भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ठीक है ना। कोई कांच है वो ज़्यादा सघन हो सकता है, कोई कांच है वो कम सघन हो सकता है, यानी कि विरल हो सकता है, तो उस टाइप से, इसलिए NL भी चेंज हो सकता है। तो ये तो हो गया आपका लेंस का अपवर्तनांक, और NM है आप लेंस को किस माध्यम में रखा हुआ है। मान लीजिए ये आपका उभयोत्तल लेंस है, यानी दोनों तरफ से उत्तल जैसा है, ठीक है ना। तो ये अब मैंने मान लीजिए इसको उठा के एयर में रख दिया, तो एयर का भी अपवर्तनांक होता है जो कि 1 होता है, लेकिन होता तो है ही, तो ठीक है ना। तो कुल मिला के वो NM, एयर माने यहाँ पे निर्वात है, ठीक है ना, ऑक्सीजन नहीं है। एयर में जहाँ भी बोल रहा हूँ उसका अर्थ आपको निर्वात समझना है, जिसका कि अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। ये आपका जिस माध्यम में आपने लेंस रखा है, माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। और बाकी सारी चीजें, R1 क्या है, जिस सतह पर किरण पहले पहुंच रही हो उसकी क्या है, वक्रता त्रिज्या R1, ये आपका हो गया R1। और R2 क्या है, बाकी दूसरी बची हुई, यानी कि मान लीजिए मैं वस्तु को इधर रखूं, ठीक, तो इधर रखेंगे तो पहले क्या होगी, इस सतह, ये वाली जो सतह है, इस सतह पर क्या होगी, किरण पड़ेगी, बाद में अंदर जाएगी तो अपवर्तन होकर उस पर दूसरी वाली सतह पे भी पहुंचेगी, ठीक है ना। तो कुल मिला के पहले वाली सतह
जिसमें तो अब इसकी वक्रता त्रिज्या यानी इसको आप पूरा कर लें तो जो भी संबंधित गोला बनेगा उसकी जो त्रिज्या है वो आपकी R1 होगी। तो R1 जिस सतह पर किरण पहले पहुंच रही है, अगर वस्तु को मैंने इधर रख दिया तो R1 ये वाला बनेगा, ठीक। वस्तु को मैं अगर इधर रखता तो R1 ये वाला बनता। समझने वाली बात ये है, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं। अब क्वेश्चन के अंदर दे क्या रखा, उभयोत्तल लेंस दे रखा है, यानी दोनों तरफ से कैसा है, उत्तल है। तो दोनों तरफ से उत्तल बना लीजिए, ये आपका उत्तल, और दोनों की वक्रता त्रिज्या समान है, ठीक। अब R1 R2 किसको पॉजिटिव लेना है किसको नेगेटिव लेना है, ध्यान से देखना। इसकी क्या निकालनी है, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है, फोकस दूरी दे रखी है, ठीक है। इसकी फोकस दूरी इसने 20 सेंटीमीटर दी हुई है। हालांकि उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी धनात्मक होगी, ये ध्यान रखने वाली बात है। उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी कैसी होगी, धनात्मक, और अवतल होता तो ऋणात्मक होती, ये भी याद रखने वाली बात है। कुछ चीज़ें फिक्स होती है, जैसे कि मैंने वस्तु की दूरी बताया हमेशा ऋणात्मक, तो यहाँ पे फोकस दूरी आपकी धनात्मक होगी, जो कि इसने 20 सेंटीमीटर दे रखी है। अब ठीक है, R1 जिस सतह पर किरण पहले पहुंच रही हो उसी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक। तो R1 इधर वस्तु रखी हुई है कहीं, इधर से किरण इस दिशा में आगे बढ़ेगी, पहले कौन सी सतह आएगी, ये वाली, लेफ्ट वाली, ठीक है ना। जो सतह बाई तरफ है वो पहले किरण से सामना होगा उसका, तो उसको अगर पूरा करेंगे तो वो क्या होगी, R1 बनेगी। और R1 अब इस गोले को मैं पूरा करूंगा इधर वाले को, तो वो इस तरह से पूरा होगा। अब मैं R1 कैसे नापूंगा, यहाँ से नापूंगा, बीच में मूल बिंदु कहीं, भाई लेंस तो बहुत पतला होता है तो लेंस की सतह पे ही आप मूल बिंदु मान सकते हैं। लेंस बहुत पतला है तो आप लेंस के अंदर कहीं भी मूल बिंदु माने, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ से नापेंगे तो ये दूरी आपकी R1 होगी, और मैंने नापा किधर, मूल बिंदु से इधर की तरफ नापा, तो ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि किरण की दिशा में, यानी कि इस टाइम आपका R1 होगी पॉजिटिव। अब देखना है हमें R2 को। R2 बाकी बची हुई सतह ये बच रही है भाई, इसके अलावा ये बच गई दूसरी वाली, तो इसको पूरा करेंगे। इसको पूरा करेंगे तो इसको कैसे नापेंगे, इधर से इधर की तरफ नापेंगे, क्योंकि मूल बिंदु तो यही है सतह के ऊपर ही, ठीक है ना। तो ये किधर नाप रहे हैं हम, किरण के विपरीत, यानी कि इस टाइम आपका R2 क्या होगा, नेगेटिव होगा। और यहाँ पे इसने दे रखा है कि R1 एवं R2 दोनों समान है, क्योंकि फलकों की वक्रता त्रिज्या समान है, और उसको हम मान लेते हैं R, R1 बराबर R2 बराबर R, ठीक। ये सारी चीजें समझ लिए होंगे आप, मैं मिटा रहा हूं, अब देख लीजिए एक बार। R1 कौन सी है, जिस सतह पर किरण पहले पड़ रही है, और नापने का तरीका वही है, मूल बिंदु के या लेंस के सापेक्ष नापना है, ठीक। अब सूत्र में रख लीजिए 1/f, यानी कि क्या दे रखा है, 1/20 पॉजिटिव ही रखना है, उत्तल लेंस है, और लेंस आपके कांच का दे रखा है। अब दूसरा वाला माध्यम जब तक नहीं दे रखा हो तो उसको निर्वात ही मानना है, ठीक है। तो कांच का कितना है, 1.55 है, और इसका एक ही मानना है, नीचे माध्यम हवाई माननी है, निर्वात मानना है, -1, 1/R1 का R कर लीजिए माइनस, और -1 यहाँ पे फिर से माइनस लगाएंगे, क्योंकि R2 क्या है, नेगेटिव है। R2 किस तरफ है, इस तरफ नप रही है, वस्तु से किरण आ रही है तो उसकी विपरीत दिशा में नप रही है। तो ये आपका 1/20 बराबर, ये 1.5 में से 1 घटेगा तो 0.55 आ जाएगा, ये आपका 2/R आ जाएगा। पूछा क्या है, आवश्यक वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। वक्रता त्रिज्या समान दे रखी थी, लेकिन है कितनी वो ज्ञात करना है, ठीक। तो यहाँ से आप इसको उल्टा कर लीजिए, तो 20 ये R/55 दूणे 110 यानी 1.10, तो R कितना हो गई, 20 गुना हो गई किसकी, 1.10 की। तो ये आपकी R बनेगी सेंटीमीटर के अंदर। तो इस प्रकार के सवालों को आपको ऐसे करने होता है, इसको आप करेंगे तो जो भी है, खैर यहाँ से आप निकाल लीजिए कितना बन रहा है, ये आपका R हो जाएगा। R ही पूछा गया, आवश्यक वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस से 12 सेंटीमीटर दूरी पर मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु की बिंब स्थित है। उत्तल लेंस बना लीजिए। उत्तल लेंस का सामान्यतः अर्थ होता है कि वो उभयोत्तल लेंस है। दस सेंटीमीटर फोकस दूरी है, ठीक है। हालांकि फोकस इसका इधर बनेगा, उत्तल लेंस का धनात्मक होता है, लेकिन आप समझने की दृष्टि से यहाँ पे भी एक फोकस बना सकते हैं, क्योंकि लेंसों के केस में हम प्रथम फोकस एवं द्वितीय फोकस नाम से दो अलग अलग फोकस पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन है वो दोनों की दूरियां समान ही होती है, ठीक है ना। तो ये आपका 10 सेंटीमीटर। और अगला आपको यहाँ पे क्या दे रहा है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस से 12 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है। 12 सेंटीमीटर यानी इससे थोड़ा सा और दूर। तो यहाँ मान लेते हैं, यहाँ आपकी क्या रखी हुई है, वस्तु रखी गई है, और ये आपकी u बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक। मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु की बिंब स्थित है लेंस के दूसरी ओर 10 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक। लेंस के दूसरी ओर 10 सेंटीमीटर यानी फोकस दूरी के बराबर दूरी पर ही यहाँ पे क्या रखा गया है, उत्तल दर्पण रखा गया है। तो उत्तल दर्पण कैसा होता है भाई, कुछ उत्तल दर्पण तो जिस सतह से परावर्तन होता है उसी के आधार पे हम दर्पणों का नामकरण करते हैं। तो उत्तल सतह से परावर्तन होता है यानी अवतल सतह पे क्या करना है, पॉलिश करना है, यानी इस टाइप से रखेंगे इसको। और ये ठीक कितना है, जितना इसकी फोकस है, यानी यहाँ से ये 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक। यदि अंतिम प्रतिबिंब संपाती है तो किरण आरेख खींचिए और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी, ठीक। सिंपल, हम ज्ञात कर लेते हैं कि इस लेंस के कारण प्रतिबिंब किधर बन रहा है, उत्तल लेंस के कारण प्रतिबिंब किधर बन रहा है, ठीक है। तो क्या होता है सूत्र लेंसों के लिए, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f तो हमें पॉजिटिव ही रखना है, f कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और u मैंने आपको बताया सामान्यतः नेगेटिव होता है, 1/v, और माइनस u को आप रखेंगे नेगेटिव में तो -1/12, ठीक है ना, क्योंकि वस्तु इस तरफ, ठीक है ना। f आपका इस तरफ नपेगा, ठीक है ना। लिखने को मैंने इस तरफ लिखा है, आप दोनों तरफ बराबर दूरी पे पॉइंट्स बना सकते हैं समझने के लिए, लेकिन चूंकि इधर वस्तु है तो वो इधर ही फोकस करेगी, ठीक है ना। आपने ऐसे पढ़ रखा होगा कि उत्तल लेंस है तो इधर कोई वस्तु रखी है तो यहाँ से ऐसे किरणें निकल के इस टाइप फोकस होती है, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से तो ये क्या किरणों की दिशा में ही तो f है, यहाँ से नापोगे f तो ये किरण की दिशा में, इसलिए, ठीक। यहाँ से आपका 1/v बराबर क्या होगा, 1/10 माइनस ये प्लस होगा, उधर जाके वापस माइनस होगा 1/12। तो यहाँ से जब आप v निकालोगे तो v आपका बनेगा, इसको कर लीजिए आप, 120 में 12 माइनस 10 यानी 2/120, यानी कि v बराबर आपका कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर। क्या आ रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी दर्पण से राइट साइड में वस्तु इधर रखी हुई है तो इधर से किरणें आएगी, किरण की दिशा में ही पॉजिटिव है, इसका मतलब 60 सेंटीमीटर। यानी ये किसके लिए निकाला हमने, उत्तल लेंस के लिए। तो लेंस के ध्रुव के सापेक्ष 60 सेंटीमीटर पॉजिटिव डिस्टेंस आ रही है, यानी लेंस से हम 60 सेंटीमीटर पे आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो 60 सेंटीमीटर 10 ये है, इसका 6 गुना लगभग कहीं। तो जो भी जितना भी आ रहा है आप मान लीजिए कि यहाँ कहीं ये, ठीक है। बनाने में थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, लेकिन 10 सेंटीमीटर ये है तो इसका 6 गुना हमारे प्रतिबिंब बनेगा। मान लीजिए यहाँ बन रहा है, ठीक, बनाने के लिए। तो ये कुल दूरी कितनी है आपकी, ये है आपकी 60 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, ध्यान रखिए, ठीक। और ये आपकी है 60 सेंटीमीटर। तो जहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है वो है 60 सेंटीमीटर, ठीक। लेकिन इसने ये भी एक शर्त दे रखी है कि अंतिम प्रतिबिंब संपाती है तो किरण आरेख खींचिए। संपाती का मतलब ये है कि प्रतिबिंब ठीक वहाँ बन रहा है जहाँ उसका केंद्र है। संपाती का अर्थ ये है कि जहाँ आपके उत्तल दर्पण का केंद्र है ठीक वहीं प्रतिबिंब जाके बन रहा है। यानी कि ये दूरी 10 सेंटीमीटर, ये दूरी कितनी है, 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये वाली ये हो जाएगी 50 सेंटीमीटर, ठीक। यानी कि वक्रता त्रिज्या आपकी कितनी है, 50 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी इसकी, आधी, 25 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कैसे पता किया, ये कुल दूरी कितनी है, 60 सेंटीमीटर, जहाँ पे क्या हो रहा है, उत्तल लेंस के कारण प्रतिबिंब बन रहा है। और संपाती है, इसका मतलब प्रतिबिंब ठीक कहाँ बन रहा है, उत्तल दर्पण के केंद्र पे बन रहा है, ठीक। अब
ये वाली दूरी 60 सेंटीमीटर है, ये हमें पता है कि कहाँ पे दर्पण को रखा गया है। ये देखिए 10 सेंटीमीटर दूरी पर किसी उत्तल दर्पण को रखा गया है, तो ये है दूरी 10 सेंटीमीटर। तो 60 में से 10 गए, पीछे बचा 50 ये वाला। और ये वाला क्या है, इसकी वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या का आधा कर लोगे तो क्या मिल जाएगा, फोकस दूरी। अगला है 15 डायप्टर एवं माइनस 5 डायप्टर क्षमता के दो लेंसों को संपर्क में रखा गया है, संयोजन की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। सिंपल, ठीक। संयोजन में जब भी हो तो ध्यान रखना है पावर तो हमेशा ऐड होती है, और फोकस दूरी के लिए क्या होता है, ये सूत्र होता है, जैसे समांतर क्रम में आप प्रतिरोधों के लिए करते थे, 1/f2। ठीक। अब यहाँ से पावर संयोजन की कितनी होगी, 15 माइनस 5, तो ये आ जाएगा आपका 10 डायप्टर है। अब यहाँ से आपको संयोजन की फोकस दूरी निकालनी है, तो पावर क्या होती है, 1/f होती है। तो यहाँ से f बराबर 1/p, यानी f बराबर 1/10, और ये किस में आती, मीटर में आती। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर बनेगा, 10 सेंटीमीटर। और ध्यान रखना है कि डायप्टर होता है वो 1/मीटर होता है, ठीक है ना। डायप्टर के लिए हम मीटर में यूज करते हैं, नहीं कि सेंटीमीटर में। अगला आपका है कि 60 डिग्री प्रिज्म कोण, यानी यहाँ पे आपको ए दे रखा है, वो आपका है 70 डिग्री। अपवर्तनांक क्या होता है, प्रिज्म वाला सूत्र याद कीजिए, साइन ए प्लस विचलन कोण बटे 2 और साइन ए बटे 2, ये होता है आपके प्रिज्म कोण में विचलन। और प्रिज्म कोण खुद विचलन कोण एवं जो भी प्रिज्म का अपवर्तनांक है उनके बीच में संबंध दर्शाने वाला सूत्र, ये आपको याद होना चाहिए। तो म्यू आपको दे रखा है √2, ये रख लिया √2। साइन प्रिज्म कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री, ये रख लिया 60। और विचलन कोण मेरे ख्याल से पूछा है अल्पतम, ये अल्पतम के केस में ही है, ठीक है ना। ये आपके सूत्र तभी डिराइव करते हैं जबकि हम अल्पतम वाला केस यूज करते हैं। आपको ये वाला ग्राफ याद होगा, ये वाली स्थिति के लिए ये सूत्र लागू होता है, ठीक। यहाँ डेल m बटे 2 और साइन a बटे 2 होता है, तो 60, यानी साइन 60 बटे 2, ठीक। √2 इधर आ जाएगा और ये इसको इधर ले लीजिए, तो साइन 30 कितना होता है, 1/2, ठीक। यहाँ से आपके बच गया साइन 60 प्लस डेल m बटे 2, ये कितना हो जाएगा भाई, 1/√2। और ये आपका साइन 60 प्लस डेल m बटे 2, ये कितना होता है, साइन 45, यानी कि 45 बराबर क्या आ जाएगा आपके, 60 प्लस डेल m बटे 2। 90 में से 60 गए तो डेल m बच गया आपका कितना, 30 डिग्री, यानी न्यूनतम विचलन कोण आपके कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। ये बच्चों वाला काम था, केवल और केवल चीज़ें दी हुई है, और अब आपको पता होना चाहिए कि भाई साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 45 का क्या होता है, 60 डिग्री का क्या होता है, 90 का क्या होता है, कोस में क्या मान होता है, टेन में क्या मान होता है, ये सारी चीज़ें पता है तो आपको इसको आसानी से कर सकते हैं। अब इसने पूछ लिया आपतन कोण आई पूछा है, ठीक। तो 2i बराबर a प्लस डेल m होता है, ठीक है। सारी चीज़ें आपने निकाल ली, तो 2i बराबर a कितना है, 60, डेल m आपने 30 निकाल लिया, ठीक। तो यहाँ से i बराबर कितना आएगा, 45 डिग्री। अब क्या पूछा है, प्रिज्म के भीतर अपवर्तन कोण, तो यूज कर लीजिए किसको, म्यू बराबर साइन i अपॉन साइन r को। i आपने निकाल लिया 45 डिग्री, म्यू आपके पास है √2 दे रखा है, तो यहाँ से आप साइन i से i भी निकाल सकते हैं। एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 8 है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि दूरदर्शी का आवर्धन f बराबर ये होता है कि दूरदर्शी के केस में आप जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, यानी कि जो लेंस वस्तु के पास रखते हैं, उसकी फोकस दूरी बड़ी होती है, ठीक। दूरदर्शी के केस में ध्यान रखना, जो लेंस आप जो उत्तल लेंस वस्तु के पास में रखेंगे, जिसको कि आप अभिदृश्यक या फिर ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, उसकी फोकस दूरी बड़ी होती है दूरदर्शी के केस में। और जो लेंस आपकी आंख के नज़दीक रहेगा, जिसको कि आई पीस बोलते हैं, हिंदी में मुझे मालूम नहीं है किसको अभिदृश्यक कहते हैं या किसको क्या कहते हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर बता रहा हूँ मैं। ऑब्जेक्टिव लेंस तो होता है जो ऑब्जेक्ट के पास रहता है, और आई पीस वो लेंस होता है जो आपके आई के पास रहता है, उसकी फोकस दूरी होती है कम, किसके केस में, टेलीस्कोप या दूरदर्शी के केस में। वहीं इसका उल्टा होता है कि इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर जस्ट इसका उल्टा होता है।
जो लेंस आपके आंख के पास में रहेगा उसकी फोकस दूरी बड़ी ली जाती है माइक्रोस्कोप में, एवं जो लेंस ऑब्जेक्ट के पास में रहेगा, वस्तु के पास में रहेगा, उसकी फोकस दूरी छोटी ली जाती है। तो दूरदर्शी के अंदर जो होता है आवर्धन का सूत्र होता है एफ नॉट अपॉन एफ ई, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी है उसमें आई पीस या फिर जो आँख के पास वाला लेंस है उसमें भाग दे दीजिए। ये देखिए नेत्रिका आई पीस बोला जाता है, दोनों चीज़ें आ गई। नेत्रिका किसको बोलते हैं? जो आँख के पास में रहेगा आई पीस, और अभिदृश्य किसको बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस, जो क्या रहेगा, जो किसके पास रहेगा? वस्तु के पास रहेगा। ठीक, दोनों लेंसों की फोकस दूरियां और कुल दूरी, किसकी कुल दूरी? आपके टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप की कुल दूरी। यहाँ पे टेलीस्कोप है तो कुल दूरी दोनों की फोकस दूरियों को जोड़ लीजिए। ठीक है ना, ये कुछ इस प्रकार से आईपीस तो रहेगा छोटा और ऑब्जेक्टिव रहेगा बड़ा, इन दोनों की फोकस दूरियों को जोड़ लीजिए। इसका फोकस मान लीजिए यहाँ बन रहा है, इसका कहीं यहाँ बन रहा है, तो दोनों की फोकस दूरियाँ जोड़ेंगे तो आपके जो भी उपकरण है उसकी क्या आ जाएगी? कुल दूरी आ जाएगी। ठीक, ये होती है आपकी एफ नॉट प्लस एफ ई। तो टेलीस्कोप के केस में आपको केवल दो सूत्र पता होना चाहिए। ठीक, यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी जितनी ज़्यादा है उतना ही आवर्धन अच्छा होगा, एवं आईपीस की या नेत्रिका की फोकस दूरी जितनी ज़्यादा है उतना ही आवर्धन आपका कम होगा। तो अपन क्या कोशिश करेंगे, हो सके जितना छोटा लेना है किसको? आईपीस को, और हो सके उतना बड़ा लेना है किसको? ऑब्जेक्टिव लेंस को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी। यहाँ पे जो जो दे रखा है उसको आप रख लीजिए। एम बराबर आवर्धन क्षमता तो 8 दे रखी है। ठीक, एफ नॉट अपॉन एफ ई, एक तो समीकरण बन गया ये, और दूसरा समीकरण बन गया क्या? लेंसों के जब नेत्रिका अभिदृश्य लेंस के बीच की दूरी, यानी एल दे रखा है 18, तो 18 है आपका एफ नॉट प्लस एफ ई। इन दोनों समीकरणों को हल कीजिए और प्राप्त कीजिए एफ ई या एफ नॉट का मान। तो ऊपर से एफ नॉट क्या आ रहा है भाई? 8 एफ ई, नीचे रख लीजिए। ठीक, 18 बराबर एफ नॉट प्लस, अच्छा एफ नॉट का तो मान ही रखना है, तो 8 एफ ई और प्लस एफ ई, यानी 9 एफ ई बराबर क्या आ रहा है? 18, यानी कि एफ ई बराबर क्या आ जाएगा? 2। बाकी बचा कौन? टोटल 18 है तो 2 घटा लीजिए 16, यानी एफ नॉट आ जाएगा 16। और यही हम चाहते थे कि ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस दूरी बड़ा हो और आईपीस का छोटा हो। तो ऑब्जेक्टिव की 16 है और आईपीस की 2 है। ठीक, ये इतना सा ही सूत्र क्वेश्चन था। अगला क्या है? एक छोटी दूरबीन यानी टेलीस्कोप है। फिर से अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरी इस बार इसने दे रखी है। एफ नॉट कितना दे रखा है? 192, बड़ा होना ही चाहिए, देखिए बड़ा है। और एफ ई छोटा होना चाहिए, कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो आवर्धन तो क्या होगा? एम बराबर 192 के अंदर 8 का भाग दे दीजिए, ये आपका आ जाएगा 24, 24 8 है 192। ठीक है, और दोनों लेंसों के बीच की दूरी क्या होती है? दोनों को योग कर दीजिए, 192 में 8 को कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 200 सेंटीमीटर, यानी 2 मीटर। तो ये इतना सही क्वेश्चन था। अगर टेलीस्कोप में क्वेश्चन बना तो सिवाय इन दो सूत्रों के अलावा नया नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से आज हमने टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, स्नेल के नियम वगैरह, लेंसों, दर्पणों इत्यादि से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए। अगली क्लास में फिर से आपसे कोई नया चैप्टर लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद।